नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का पेपर नंबर 28वां पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। 100 पेपर की इस सीरीज में आपको रेगुलर 100 पेपर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। साथियों, टोटल 100 टेस्ट है, लगभग यूँ मान लीजिए 100 टेस्ट इंटू 30, लगभग 3000 साइकोलॉजी के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर 28वां है। इसके पहले के 27 टेस्ट आप प्लेलिस्ट में, वीडियो के लास्ट में जो प्लेलिस्ट आती है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। पूरे के पूरे 30 प्रश्न हैं संपूर्ण सिलेबस से। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा पर मिल जाएगी। टारगेट रहेगा 25 प्रश्न सही करने का। यहाँ पर ये जो पेपर है ये रीट भर्ती 2022, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों में ही साइकोलॉजी आती है, तो दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी है। साथ ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी बेहद उपयोगी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में भी साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं। तो आप लगातार इस चैनल से जुड़ करके अपनी साइकोलॉजी को बहुत ही मजबूत कर सकते हो। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके पहला प्रश्न है, वह अवस्था जो वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल करती है कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोरावस्था। देखो, वह अवस्था के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है जो वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल। तो मध्य बाल्यावस्था से तो के बाद में तो किशोरावस्था आती है, तो वयस्क अवस्था कब आती है साथियों? किशोरावस्था के बाद में। तो अर्थात यहाँ पर किशोरावस्था जो है ये वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल करती है। तो विकल्प नंबर आपका 4 पहले प्रश्न में सही रहेगा। ठीक है, किशोरावस्था चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते साथियों। प्रश्न नंबर 2 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? यौन विकास से, सांस्कृतिक विकास से, नैतिक विकास से और सामाजिक विकास से। देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, इनके सिद्धांत का नाम था नैतिक विकास का सिद्धांत। साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत फिर किससे संबंधित हुआ? नैतिक विकास से संबंधित हुआ। अर्थात इन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के बारे में बताया था। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 3 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों के बारे में समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना और रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो देखो, जो बच्चों का हम आकलन करते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 में सिर्फ श्रेणी निश्चित करना प्राथमिक उद्देश्य नहीं हो सकता, या उत्तीर्ण हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ है, ये भी प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है साथियों। बल्कि प्राथमिक उद्देश्य होता है आकलन का संबंधित जो अवधारणाएं बच्चों को हमने समझाई है उसके बारे में बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों की स्पष्टता कितनी हुई है, भ्रांतियां कितनी हैं, क्या वो उस चीज़ को सीखे हैं या नहीं। तो इस चीज़ को समझना ही आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। विकल्प 2 आपके तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सर्वाधिक सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकिक विषयक है और बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। हो सकता है आपको चारों ही विशेषता बुद्धि के बारे में सही लग रही हो, लेकिन यहाँ सर्वाधिक सही मतलब सबसे ज़्यादा सही है उसके बारे में आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो, निश्चित योग्यता तो जन्म समय से ही निर्धारित होती है। पहला लग रहा है, दूसरा लग रहा है, तीसरा लग रहा है या चौथा लग रहा है? तो साथियों, इसका जो बेस्ट आंसर है प्रश्न नंबर 4 का वो रहेगा बुद्धि बहुआयामी है। ठीक है, अनेक प्रकार की होती है और ये जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ये सबसे इसका बेस्ट आंसर है। तो चौथे प्रश्न में चौथा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। 5वां प्रश्न है साथियों आपके, ये देखिए प्रश्न नंबर 5 को, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यूनतम अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता और एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। देखो, पठन वैफल्य मतलब जिनको पढ़ने में कठिनाई होती है, जिसको हम डिस्लेक्सिया भी कहते हैं, तो उन बच्चों का आपको प्राथमिक लक्षण बताना है। 5वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो न्यूनतम अवधान विकार ADHD होता है। ठीक है, अपसारी चिंतन और पढ़ने में धारा प्रवाहिता नहीं पाई जाती है, गलत है। इनका जो लक्षण है वो है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, मतलब ये धारा प्रवाह के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये पठन वैफल्य या जो डिस्लेक्सिया वाले जो बच्चे होते हैं उनका प्रमुख लक्षण है।
तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो छठा प्रश्न है आपके, आरटी 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, या बच्चों को रोजगार प्रदान करना। साथियों प्रश्न संख्या 6 में जो सही उत्तर है आरटी 2009 जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 वाला, उसमें एक शब्द आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब जिसमें सभी बच्चों को एक साथ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाती है। तो वो जो अवधारणा है वो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। साथियों 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया और मीडिया एवं पड़ोस। देखो द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी मतलब प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी होती है, द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी होती है जहां पर बालक समाज के गुणों को सीखता है, ठीक है, देख करके, अनुभव के माध्यम से, जैसे भी हो। तो साथियों 7वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। प्राथमिक जो सामाजिकरण एजेंसी है वो है परिवार एवं पास पड़ोस। जो द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी है वो है विद्यालय एवं मीडिया, ठीक है। परिवार इसमें यहाँ पर गलत कर दिया इसको परिवार ने, क्योंकि परिवार किस में आता है? प्राथमिक में। पड़ोस भी प्राथमिक में आता है, अतः यहाँ तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8 है साथियों, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और वास्तविक आयु 14 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 112.50, 107.69, 110.25 और 100.50। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु उसकी 14 वर्ष है और वास्तविक आयु उसकी 13 वर्ष है, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं जाएगा, एक जीरो लगा देते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे या फिर एक जीरो नहीं लगाओ तो डायरेक्ट इसको इससे काट लो, 14/13, 14/13 इंटू 100। 13 का भाग दिया साथियों यहाँ पर हमने किस में? 100 में। तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सतह 91, ठीक है, 13 सतह 91। तो मतलब 7 पॉइंट और उसके बाद में 9 बचे, तो फिर 13 छंग 78, 7.6 को 14 से गुणा कर लो। अब आपका आंसर लगभग निकल जाएगा 7.6 इंटू 14। 14 छंग 84 का 4 हासिल 8, 14 सतह 98, 98 और 8 कितने होते हैं? 98 और 8 106 होते हैं साथियों, 106। तो मतलब 106 के आसपास कोई आंकड़ा है क्या? ये 107 वाला है साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 107.69 वाला जो दूसरा विकल्प है वो आपका सही रहेगा, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली गुणा भाग नहीं किया इसलिए मेरे आंकड़े सेम नहीं मिले थे। बट अगर आप एग्जैक्टली करोगे तो 107.69 आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। तो 9वां प्रश्न देखें। तो साथियों 9वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9 है, जी व एस कारक सिद्धांत संबंधित है अधिगम से, व्यक्तित्व से, समायोजन से और इनमें से कोई नहीं। नॉर्मली मैं ये कहता हूँ आपसे कि भाई इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प एग्जाम में कदापि सही नहीं होता है, लेकिन साथियों यहाँ पर ये टेस्ट मैं बना रहा हूँ नॉर्मली आपका एक तरह से कि भाई आप इन चीज़ों को कितना याद रखते हो। तो जी और एस कारक साथियों सामान्य और विशिष्ट कारक की यहाँ पर बात की जा रही है, और ये स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा दिए गए हैं? स्पीयरमैन के द्वारा। और स्पीयरमैन ने ये कारक किस में बताए? अपने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में बताए हैं, अर्थात ये चीज़ें बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो फिर चौथा विकल्प आपका यहाँ सही रहेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसा लगभग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो 10वां प्रश्न है, मेरिडिथ के अनुसार 15 से 18 वर्ष की अवस्था में विकास बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत धीमा होता है, तीव्र होता है या धीमा होता है? तो आपके 10वें प्रश्न का आपको उत्तर देना है कि 15 से 18 वर्ष के उम्र जो होती है उसमें बालक का विकास कैसा होता है, ये सिर्फ मेरिडिथ के अनुसार ही आपको बताना है, आप खुद के अनुसार नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो मेरिडिथ ने ये माना है साथियों कि जो 15 से 18 वर्ष का जो बालक होता है उस अवस्था में, एक तरह से किशोर अवस्था ही चल रही है यहाँ पर, तो उस अवस्था में जो बालक का विकास है वो कैसा होता है? धीमा होता है, ऐसा मेरिडिथ का मानना है। चौथा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। तो 11वां प्रश्न है आपके, शेष अवस्था के संबंध में असत्य कथन कौन सा है?
शारीरिक विकास तीव्र होता है इसमें, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, नैतिक विकास की तीव्र गति होती है और संवेगात्मक विकास की तीव्र गति होती है। तो देखो शेष अवस्था में शारीरिक विकास की बिल्कुल तीव्र गति होती है, मानसिक विकास की भी तीव्र गति होती है, लेकिन जो शैशव है, जो शिशु है साथियों, उसमें किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं पाई जाती है, तो नैतिक विकास की गति तीव्र नहीं हो सकती। अर्थात ये जो तीसरा विकल्प है ये क्या हुआ, फिर एक असत्य कथन हुआ। हालांकि उसका संवेगात्मक विकास तीव्र गति से यहाँ पे भी होगा। तो थर्ड विकल्प जो है ये एक असत्य कथन है शेष अवस्था के संबंध में। थर्ड विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। 12वां प्रश्न है आपके, जब कोई व्यक्ति किसी पाठ को शुरू से अंत तक एक बार में ही पढ़कर सीखता है तो उसे कहा जाता है पूर्ण विधि द्वारा सीखना, अंश विधि द्वारा सीखना, प्रासंगिक विधि द्वारा सीखना और इनमें से सभी। अब व्यक्ति क्या कह रहा है कि पाठ को शुरू से पढ़ रहा है, शुरू से अंत तक एक बार में पढ़ दिया, मतलब उसने उस चीज़ को सीखने में गैप नहीं लिया, ना ही उस चीज़ को टुकड़ों में सीखा, ना ही उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया, मतलब वो पूर्ण रूप से उस चीज़ को एक बार में सीख रहा है। तो साथियों हम कह सकते हैं कि वह पूर्ण विधि द्वारा उस चीज़ को सीख रहा है। तो विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न संख्या 12 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आती है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, मानव व्यवहार की व्याख्या करना और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो 13वें प्रश्न में मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है। बताइए प्रश्न संख्या 13 का कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा साथियों। देखो मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण ये मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य की अगर हम बात करें तो मानव व्यवहार की व्याख्या करना, कि किस प्रकार से, किस अवस्था में, किस सिचुएशन में मानव किस प्रकार से व्यवहार करता है, इसकी व्याख्या करना ही मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य होगा। तो थर्ड विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां प्रश्न है आपके, ये देखिए प्रश्न नंबर 14 को। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा वो करवा रही है, समूह परियोजना बनवा रही है, भूमिका निर्वाह करवा रही है आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम है ये, मनोरंजन द्वारा ये अधिगम है, भाषा निर्देशित अधिगम है और प्रतियोगिता आधारित अधिगम है। अब प्रश्न को समझोगे तो आसानी से उत्तर दे सकते हो। साथियों शिक्षिका के द्वारा छात्रों के समक्ष क्या करवा रही है? पहली चीज तो सामूहिक गतिविधियां, मतलब एक साथ समूह में, ठीक है, समूह में चर्चा करवा रही है, समूह में योजना बनवा रही है, भूमिका निर्वाह करवा रही है। तो साथियों ये सभी चीज़ें सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम के अंतर्गत आ जाती है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 15। इनमें से असुमेलित है? प्रात्यक्षिक एवं संप्रत्य संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित है। तैरना, चलना, साइकिल चलाना, नृत्य करना ये पेशे कौशल है। बातों, विचारों, भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान करना अनुबंधन है। समस्या का तत्काल अचानक समाधान खोजना अंतर्दृष्टि है। तो देखो प्रश्न नंबर 15 में आपको कौन सा असुमेलित लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है। तो साथियों 15वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो समस्या का तत्काल समाधान या अचानक समाधान अंतर्दृष्टि में खोजा जाता है। कोई व्यक्ति तैर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो नृत्य कर रहा है, तो ये उसका पेशे कौशल के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। दूसरा और चौथा तो बिल्कुल सही है। पहले या तीसरे में कुछ ना कुछ कमी है। जो प्रात्यक्षिक एवं संप्रत्य होता है ये संज्ञानात्मक अधिगम से ही संबंधित है, लेकिन बातों, विचारों, भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान करना अनुबंधन नहीं कहलाता है साथियों, ठीक है। ये तो आदान प्रदान करना, विचार एक दूसरे को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें तो सामाजिकरण हो रहा है। तो ये तीसरा विकल्प जो है ये असुमेलित है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, असुमेलित है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। तो 16वां प्रश्न देखते हैं साथियों। 16वां प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? B.F. स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने और लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो साथियों क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कह दो या क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत कह दो, बात एक ही है, अलग अलग नहीं है ये, ठीक है। अलग अलग नाम आपको लग रहे हैं लेकिन सिद्धांत एक ही है। तो ये सिद्धांत दिया गया था पावलोव के द्वारा, इवान पेत्रोविच पावलोव के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। सेकंड विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। तो 17वां प्रश्न है आपके,
मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? विलियम वुंट ने, अरस्तु ने, जॉन लोक ने और जेबी वाटसन ने। देखो कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान को बहुत सारे जो दार्शनिक है, जो मनोवैज्ञानिक है, वो क्या मानते थे? कोई मान रहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है, लेकिन सबसे अंत में क्या बात आई कि ये क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो साथियों, ये सबसे पहले जेबी वाटसन के द्वारा बताया गया था। किनके द्वारा? जॉन ब्रॉड वाटसन के द्वारा। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो आपके 18वां प्रश्न देखेंगे। एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण विद्यालय को बताता है। बालक के द्वारा समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया जा रहा है? परिमेयकरण, शमन, तार्किकीकरण और प्रक्षेपण। बालक पढ़ने में कमजोर है, साफ दे रखा है, ठीक है, मतलब एक तरह से साधारण बालकों से थोड़ा पीछे है। अब वो किसी चीज़ में असफल हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो मैं असफल हुआ ना, वो इस स्कूल की वजह से हुआ। अगर मैं उस स्कूल में होता तो मैं 100% पास हो जाता। तो साथियों, ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं वो उस स्कूल के ऊपर आरोप लगा रहा है, खुद के दोषों को दूसरों के ऊपर बता रहा है। तो ऐसा किया जाता है प्रक्षेपण में। किस में किया जाता है? प्रक्षेपण में। और प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है? दूसरों के ऊपर आरोप लगाना। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में। खुद की गलती का, ठीक है, खुद की कमी का, खुद की गलती का दूसरों के ऊपर आरोप लगाना ही प्रक्षेपण है। तो चलिए 18वें में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। साथियों, 19वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया। कुछ वर्षों बाद मैंने उस बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। यह निम्न में से संबंधित उदाहरण है: अभ्यास का, संयोग का, परिपक्वता का और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को हम हटा देते हैं। साथियों, हमने कोई अवधारणा किसी बच्चे को मान लो कक्षा 6 में समझाई थी, उस चीज़ को वो नहीं समझ पाया। कक्षा 10 में वो बालक आया, उस चीज़ को वापस समझाया, तुरंत समझ गया। तो मतलब ये कहीं ना कहीं किसके कारण हुआ है? परिपक्वता के कारण, कि अब वो उस चीज़ के लिए मैच्योर हो गया है सीखने के लिए। तो अतः ये परिपक्वता का उदाहरण है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 20। देखो प्रश्न नंबर 20 है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसे छूकर देखने का निर्णय कौन सी तंत्रिकाएं लेती है? संवेदी तंत्रिकाएं, साहचर्य तंत्रिकाएं, पेशीय तंत्रिकाएं और इनमें से सभी। अब सभी तंत्रिकाएं अलग अलग यहाँ पर है, तो इनमें से सभी वाला विकल्प नहीं हो सकता। अतः 20वें में आपके चौथा विकल्प तो हम हटा देते हैं। साहचर्य संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। साथियों, पहला या तीसरा कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही रहेगा? व्यक्ति क्या कर रहा है? किसी वस्तु को देख रहा है, ठीक है, देख रहे हैं आंखों से, अब उसे छू करके, हाथों को छू करके देखने का निर्णय लेता है कि यार ये वास्तव में है या नहीं है। तो ये हमारी पेशी तंत्रिकाएं ये निर्णय लेती है। तीसरा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करता है? यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह स्वभाव पर निर्भर करती है और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। भाई देखो, प्रश्न को समझोगे तो आसानी से उत्तर दे पाओगे। कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग कर रही है? अधिगम अलग है, परिपक्वता अलग है। तो परिपक्वता क्या है साथियों? क्या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? नहीं, बल्कि परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जबकि अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती है साथियों, ठीक है। तो परिपक्वता को अधिगम से क्या अलग कर रही है कि परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 21 में, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, क्योंकि ये प्रेरकों पर निर्भर भी नहीं करती है। यूँ नहीं है भाई कोई प्रेरक हमारे अंदर आएगा तब परिपक्वता आएगी, ऐसा नहीं होता है साथियों। ओनली प्रथम विकल्प ही आपके 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 की। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 22 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं और बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। तो देखो, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? क्या ऐसा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा बताया है इसलिए हम ऐसा करते हैं? नहीं, क्योंकि प्रत्येक बालक भिन्न होता है
और वो भिन्न भिन्न तरीके से सीखता है, उसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई सीखने में ज़्यादा समय ले रहा है, कोई कम समय ले रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो साथियों 23वां प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1200 ग्राम, 1250 ग्राम, 1500 ग्राम, 1360 ग्राम। तो 23वें प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों। वयस्क व्यक्ति मतलब लगभग 18 प्लस हो चुका है, वो 18 प्लस है साथियों, उसकी उम्र अच्छी है, वो वयस्क है, तो उसके मस्तिष्क का भार अगर हम देखें तो उसके मस्तिष्क का भार लगभग हो जाता है 1360 ग्राम। कितना हो जाता है? 1360 ग्राम जब वो वयस्क हो जाता है। तो चौथा विकल्प आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट तो साथियों 25वां प्रश्न है, बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति वातावरण, परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना और समृद्ध परिवार। देखो, बाल अपराध के कारणों की अगर हम बात करें तो यदि कोई परिवार समृद्ध है, अच्छा खासा परिवार है, बढ़िया कमाई के साधन है, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या वहाँ बाल अपराध का कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, ये गलत हुआ। परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना, अगर आपस की सहमति से कार्य कर रहे हैं तो परिवार अच्छा चलेगा, मतलब ये भी बाल अपराध का कारण नहीं है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूति वातावरण, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेंगे तो निश्चित रूप से ये भी बाल अपराध का कारण नहीं है। और माता पिता में अनबन रहना, साथियों ये जो पहला विकल्प कह रहे हैं माता पिता में अनबन रहना, अगर माता पिता में अनबन रहेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो निश्चित रूप से जो उस परिवार में जो बच्चे रहते हैं उसका प्रभाव उन बच्चों पर भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं बाल अपराध का ये एक कारण बन जाता है। तो 25वें प्रश्न में आपके पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। 26वां प्रश्न है, अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और सामग्री बहुत आकर्षक होती है। देखो, अभिकर्मित अधिगम सामग्री या अभिकर्मित अनुदेशन विधि मुख्य रूप से संबंधित है B.F. स्किनर से। हालांकि अभिकर्मित अनुदेशन के कई सारे प्रकार हैं साथियों, लेकिन इसमें ये प्रश्न जो कह रहा है हमें वो चीज़ देखनी है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रत्येक बालक अलग अलग तरीके से सीखते हैं, अलग अलग सीखने की उनकी कैपेसिटी होती है, अलग अलग उनकी रुचि होती है। तो साथियों इसकी पुष्टि किस बात से होती है? क्योंकि अभिकर्मित अधिगम में क्या होता है कि जो भी कोई छात्र है जिसको हम अभिकर्मित अनुदेशन से सिखा रहे हैं वो स्वयं गति से या खुद की गति से वो सीख सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को निश्चित रूप से प्रदर्शित कर रहा है। तो 26वें में आपके पहला विकल्प सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां प्रश्न है, बालक सर्वप्रथम बैठना शुरू करता है, फिर लुढ़कना, फिर घुटने के बल चलना आरंभ करता है। विकास के किस प्रकार से ये संबंधित है? गामक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास। तो देखो, बालक बैठ रहा है, लुढ़क रहा है, फिर घुटने के बल चल रहा है, फिर मतलब धीरे धीरे ये चीज़ें होती है। तो ये क्या हमारा संज्ञानात्मक विकास है? जी नहीं, ये संज्ञानात्मक नहीं है, ये नैतिक विकास भी नहीं है और ना ही ये सामाजिक है, बल्कि ये शारीरिक विकास को प्रदर्शित कर रहा है। और शारीरिक का मतलब किससे लिया जाता है? गामक विकास से लिया जाता है। तो 27वें में आपके पहला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। तो 28वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 28 क्या पूछ रहा है? बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार को कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है, आदत कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है और उद्दीपक कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर शब्द आ रहा है बार बार दोहराए जाने वाले, मतलब जो चीज़ बार बार की जा रही है, और स्वचालित, स्वचालित मतलब अपने आप वो चीज़ हो रही है, उसको हम सोच समझ के नहीं कर रहे हैं। तो साथियों अपने आप वो चीज़ होती रहती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आदत कहेंगे। किस नाम से जानेंगे इसको? आदत के नाम से। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 28 में। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देखेंगे। आपके 29वां प्रश्न है, असत्य कथन कौन सा है? पहला कथन है, विशिष्ट बालक का अर्थ है सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला। दूसरा विकल्प है, एक बालक समान कक्षा में कई वर्षों तक रहता है तो उसे हम पिछड़ा बालक कहेंगे। तीसरा विकल्प है, बालक को शब्द विवरित रूप से दिखाई देना
डिसलेक्सिया कहलाएगा। शेषावस्था में नैतिकता की पूर्णता पाई जाती है। तीसरा विकल्प है बालक को शब्द विवृत रूप से में दिखाई देना डिसलेक्सिया है और शेषावस्था में नैतिकता की पूर्णता पाई जाती है। तो बताओ 29वें प्रश्न में आपको कौन सा कथन असत्य लग रहा है। साथियों, अगर हम पहले कथन की बात करें तो विशिष्ट बालक का मतलब क्या होता है, या तो बालक सामान्य बालक से कमजोर है या फिर अधिक गुण वाला है तो उसको ही विशिष्ट बालक कहते हैं। जो सामान्य बालकों की तरह गुण नहीं रखते हैं उसको ही विशिष्ट बालक कहते हैं, ये सही है। कोई बालक समान कक्षा में कई सालों तक रह रहे हैं मतलब वो पिछड़ा बालक है, ये भी सही है। बालक को शब्द विवृत रूप से नहीं दिखाई दे रहे मतलब उसे डिसलेक्सिया है। लेकिन चौथा विकल्प कह रहा है शेष अवस्था में नैतिकता की पूर्णता पाई जाती है, जो कि गलत है, क्योंकि बालक जब शेष अवस्था में होता है तो उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। साथ ही उसको पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ नैतिक है कौन सी अनैतिक। वो दंड और भय से ही भय पर आधारित। 30वां और अंतिम प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं किसने प्रतिपादित की। इरिक एरिक्सन ने, जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने और जेबी वाटसन ने। 30वें प्रश्न में देखिए मनोसामाजिक विकास की टोटल 8 अवस्थाएं बताई गई थी, किसके द्वारा, इरिक एरिक्सन के द्वारा अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में। तो विकल्प 1 आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये आज का टेस्ट पूरा होता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट 2022 या थर्ड ग्रेड मुख्य पेपर लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज बेहद ही उपयोगी है साथियों, क्योंकि साइकोलॉजी के प्रश्न आपके सभी जगह पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।